नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के ओरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। तो दोस्तों, कभी-कभी कुछ फैसले एक मुल्क की जो डेस्टिनी होती है, उसको लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनकी गूंज शायद सदियों तक सुनाई दे। एक फैसला 2016 में था, यानी कि नोटबंदी। हमें लगा था कि ये तुगलकी फरमान सिर्फ एक बार के लिए नहीं, एक बार के लिए है। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये तुगलकी फरमान फिर से हमारे सामने आ जाएगा। और 2023 कल 19 मई को हमें इसे फिर से देखना पड़ा, जिसे कुछ वित्त सचिव और कुछ और लोग कह रहे थे नहीं तो ये तो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ नोट है, ये डीमोनेटाइजेशन नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया कि दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि आज अगर आप इस नोट को लेके बाहर जाते हैं और कहीं ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं तो कोई उसे लेने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। फर्क इतना है कि पिछली बार आपको जो अवधि दी गई थी थोड़ी छोटी थी, इस बार अवधि थोड़ी सी लंबी है। लेकिन यहां पर यह बताना जरूरी है कि सबसे मुख्य मुद्दा क्या है। हम चाहते थे कि रुपया एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो रिजर्व करेंसीज होती हैं, जिसके अंदर 58% डॉलर है, 4.9% जिसके अंदर आपका ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, 5.5% के आसपास जापानीज येन है, और 2.7% चाइनीज युआन है, 2.4% के आसपास ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और 2% के आसपास कैनेडियन डॉलर है। तो यहां पे लिस्ट पूरी हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय रिजर्व करेंसी इनको इसलिए कहा जाता है कि ये करेंसी पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रांजैक्ट की जा सकती है। और इसके अलावा एक और बड़ा हिस्सा है डॉलर के अलावा, जो लगभग 20% का है, वो यूरो का है, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। भारत की बहुत इच्छा थी कि हम अपनी करेंसी को अंतरराष्ट्रीय रिजर्व करेंसी का हिस्सा बनाएं। सवाल ये है कि अगर हम अपनी करेंसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाले हमारी करेंसी की रिस्पेक्ट क्यों करेंगे। अगर हम हर चौथे छठे साल में आके अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देंगे या फिर उस मुद्रा को ही कैंसिल कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो बाहर वाले हमारी करेंसी को क्यों लेंगे। हम पहले इसका एक सदमा झेल चुके हैं, जिसके कारण दो देशों के संबंध खराब हो गए थे, क्योंकि भारत की मुद्रा 500 के नोट और 1000 के नोट जो बड़ी संख्या में नेपाल के बैंकों में थे, भारत ने उन्हें ट्रांजैक्ट करने से मना कर दिया था, रिप्लेस करने से मना किया था। कारण क्या था? कारण मैं बताता हूं, शायद बहुत सारे हमारे दर्शकों को मालूम ना हो। भारत से जो यात्री नेपाल जाते थे उन्हें 500 और 1000 के नोट ले जाने की लीगली इजाजत नहीं थी। सिर्फ 100 रुपए की डिनोमिनेशन में वो ले जा सकते थे। लेकिन लैंड रूट से और बाकी सोर्सेज से लोग 500 1000 के नोट लेके जाते थे और वो ट्रांजैक्ट भी होते थे, और बैंक भी उसको एक्सेप्ट करते थे, नेपाल के बैंक। लेकिन जब बाद में नेपाल के बैंकों में बहुत सारे ऐसे नोट थे, तो भारत ने कहा कि रूल के हिसाब से सिर्फ 100 रुपए के नोट हम चेंज कर सकते हैं, 500 और 1000 के चेंज नहीं करेंगे, जिससे हमारे संबंध खराब हुए। नेपाल के बैंक्स को काफी भारी नुकसान सहना पड़ा उसके कारण। खैर, ये भी एक कहानी है। लेकिन हमने एक और फूलिश एक्ट किया है। हमने अपनी करेंसी को खुद ही डेमोलिश कर दिया। कभी 500 का नोट डेमोलिश करते हैं, कभी 1000 का नोट डेमोलिश करते हैं, कभी 2000 का नोट डेमोलिश करते हैं, कभी ये कह के डेमोलिश करते हैं कि इससे हम कैशलेस इकोनॉमी बनाएंगे, फिर गोल पोस्ट चेंज करते हैं, कहते हैं कि ये लेस कैश इकोनॉमी बनाएंगे, फिर कहते हैं इससे आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा, फिर कहते हैं कि इससे काला धन सारा का सारा बाहर हो जाएगा, और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं ये काले धन के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक है। मेरे पास काफी आंकड़े हैं, मैं बीच बीच में फिर से उनको लेके आऊंगा। लेकिन मैंने फिर कहा, मुख्य मुद्दा क्या है कि अगर मैं अपनी करेंसी की इज्जत नहीं करता हूं तो मेरी करेंसी दुनिया में मान्य नहीं होगी, कोई इसकी इज्जत नहीं। इस विषय पर बात करने के लिए जो चार विद्वान मेरे साथ मौजूद हैं, सभी वरिष्ठ विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, इन मुद्दों को गहराई से समझते हैं। सुनील शुक्ला जी, धनंजय कुमार जी, अधील रोहल जी, विवेक देशपांडे जी, आप चारों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। जो हो रहा है
एक तरह से एक देश जो चलता है वो राजनैतिक और वित्तीय स्थायित्व के ऊपर चलता है। उनकी पॉलिसीज के अंदर एक कंसिस्टेंसी होती है, विदेश नीति में भी कंसिस्टेंसी होती है। जब आप उस कंसिस्टेंसी को तोड़ देते हैं या वित्तीय स्थायित्व को भंग कर देते हैं तो सामने बड़ी समस्याएं आती हैं। और मुझे लगता है कि हमने ना केवल हाराकिरी की है, ना केवल क्या कहते हैं हमारे पैर पे कुल्हाड़ी लगी है, हमने कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार दिया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि खराब हुई है, सेंटीमेंट खराब हुए हैं। इसका असर आपको सोमवार को स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा। सुनील शुक्ला जी, आपकी टिप्पणी। धन्यवाद दिनेश जी। निश्चित रूप से यह जो निर्णय है न तो यह अर्थनीति के पक्ष में है, न तो इसमें जनहित जुड़ा हुआ है, न इससे व्यापार वाणिज्य में कोई सुविधा मिलती है, न ही आम व्यक्तियों को इससे कोई राहत है। सवाल है कि जब 2018 से आपने खुद स्वीकार करते हैं कि आपने 2000 रुपए के नोट को छापना बंद कर दिया। मुझे नहीं याद है हाल के दिनों में कई महीनों से कि बैंक वाले भी यह पैसा किसी को दिए हैं। अगर कभी पैसा आप निकालने गए तो बैंक भी 2000 रुपए की नोट नहीं देता था। एटीएम से ही पैसा निकलना बंद हो गया था। यानी कि लोगों के हाथ में, आम लोगों के हाथ में 2000 रुपए की नोट नहीं है। और एक प्रक्रिया आपने शुरू कर दी थी कि इस 2000 रुपए की जो करेंसी नोट है उसको बाजार से बाहर कर देना है, यह प्रचलन में नहीं रहेगा। तो अगर आपने वह प्रक्रिया अपना ली और आपने कहना शुरू कर दिया, एक नीति अपना ली कि इसको प्रचलन में नहीं रखना है, तो फिर इस तरह के घोषणा की आवश्यकता ही नहीं थी। ये धीरे धीरे अभी भी आप स्वीकार करते हैं कि अर्थव्यवस्था में केवल 10% जो है वो 2000 रुपए का नोट है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान, इसकी मौजूदगी, तो इतनी बड़ी राशि तो थी नहीं कि बहुत बड़ा असर पड़ रहा हो। और अगर मुझे समझ में नहीं बात आती कि अगर आपने इसको 2000 सितंबर के 2023 के बाद भी अगर आपने इसको लीगल टेंडर बना रखा है, तो यह इस तरह की घोषणा की आवश्यकता क्या थी? किस बात के लिए आपने किया? इससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। इससे न तो राष्ट्रहित है, न जनहित है, न अर्थनीति है। कोई अर्थव्यवस्था भी आके मजबूत नहीं होती। यह केवल यही है कि एक परसेप्शन बिल्डिंग का काम है। एक राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं तमाम मुद्दों पर सफल होने के बावजूद कि आप काले धन को रोकने या काले धन को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक तो कोई काला धन 2016 में भी आपने यही बात कही थी कि काले धन पे कंट्रोल, नियंत्रण करने के लिए आपने नोटबंदी किया। 1000 और 500 के नोट आपने उस समय वाले बंद कर दिए। और अगर 1000 रुपए का नोट, मतलब मैं दुनिया के किसी विकसित देश में या मजबूत अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी धनराशि, डोमिनेशन का रुपया तो कहीं मैंने करेंसी तो देखी नहीं है। 500 डोमिनेशन का यूरो चलाने की कोशिश की गई, उसको भी बंद करना पड़ा। 100 रुपए मैक्सिमम डॉलर है, चाहे यूरो हो चाहे पाउंड है। अब वहां पर आप 1000 को बंद किए और 2000 लेके चले आए। अगर आप पैसे के संग्रहण को रोकना चाहते थे, लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा न रहे, इसको आप रोकने का प्रयास कर रहे थे, तो इतने बड़े मूल्य के नोट को लाने, करेंसी नोट को लाने की कोई आवश्यकता है? तमाम लोगों ने इसका विरोध किया था। चलिए 2016 में आप लाए और तुरंत 4 महीने के भीतर 80% नोट आपने छाप भी दिया। कौन आपको सलाह दे रहा था? कौन लोग कर रहे थे? अब उस 2000 नोट को प्रचलन में लाने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़े? करोड़ रुपए आपने खर्च किया उस नोट को छापने में। लाखों रुपए, करोड़ रुपए आपने खर्च किया एटीएम में उस तरह का बॉक्स बनाने में कि वो पैसा रखा जा सके। लाखों रुपए आपने खर्च किया उस पैसे के प्रचार के, उस करेंसी नोट के प्रचार के लिए। और उसके बाद 2018 में, मैंने 2 साल के भीतर ही आपने उस करेंसी नोट को छापना बंद कर दिया। तो अगर आपने 2018 में उसको छापना बंद कर दिया और धीरे धीरे यह मुद्रा बाजार में नहीं रह गई थी, मैं खुद स्वीकार करता हूं कि महीनों से मैंने 2000 रुपए की नोट नहीं देखी है। कैसा होता है ये? उसका रंग बदल गया है कि वही बचा हुआ है? ऐसे में जब जो चीज प्रचलन में नहीं है उसके लिए इतना हायतुबा मचाने की आवश्यकता क्या थी? अगर आपके इस निर्णय से अगर कोई आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है, वाणिज्य व्यवसाय में सुगमता नहीं आ रही है, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो रही है, कोई आर्थिक लाभ हो नहीं रहा है, तो फिर किस बात के लिए? सिवाय यह एक माहौल बनाने के अलावा और क्या हो सकता है? इस पर तो ये तो उनके ऊपर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि जिन लोगों ने इस इतने बड़े डिनोमिनेशन के करेंसी नोट को चलाने का निर्णय लिया था और करोड़ रुपए खर्च हो गए थे इसको बाजार में लाने के लिए, यह उनके ऊपर जिम्मेदारी तय हो जानी चाहिए थी
इससे कोई फायदा कम से कम आम नागरिक को नहीं है, देश को नहीं है, अर्थव्यवस्था को नहीं है। यह जरूर है कि आप एक माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो भी उसको भी लोग स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपने 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी पर जब काले धन पर रोक नहीं लग पाई, काले धन वाले लोग एक भी नाम सामने नहीं आया, आप ये भी नहीं बता पाए कि जो रुपए वापस आए हैं उसमें से कितना काला धन है, तो फिर अगर उतना बड़ा आपका एक्सरसाइज किसी मतलब का नहीं रहा तो इसका क्या मतलब है? फिर आपने केवल क्या कर दिया, आपने कर क्या ये भी आप कि जो जिन लोगों के पास ये पैसा है उनको बैंक में फिर से आपने लगने के लिए मजबूर कर दिया, क्यों लाइन में लगे और अपना 10-10 नोट जो है उसको बदलते रहे। इसका भी मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता कि 10 नोट क्यों बदल रहे हैं भैया? या तो आप सबसे कहिए कि आपका दावा है कि जनधन खाते के नाम पर आपने सभी के खाते खोल दिए हैं, देश की बहुसंख्यक जनता जो बैंकिंग प्रणाली से जुड़ गई है, अगर सभी खाता धारक हो गए हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि साहब अपने अपने खाते में जमा कर दीजिए, कोई अब मैं वो नहीं, लेकिन आप वो भी नहीं कर सकते क्योंकि 50,000 रुपए से ज्यादा आप जमा भी नहीं कर सकते हैं, आप ये आपका ही नियम है। फिर 50,000 रुपए से ज्यादा की धनराशि आप लेंगे तो तमाम तमाम तरह की आपको जानकारियां देनी पड़ेगी, ये आप ही नियम बना रखा है कि आम व्यक्ति को, बड़े आदमी, मैंने किसी बड़े आदमी को, मतलब जिनके पास पैसा है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या जो बड़ा बड़ा व्यापार करते हैं, उन किसी व्यक्तियों को 2016 में भी बैंक में लाइन में लगते हुए नहीं देखा था। कोई एक व्यक्ति मेरे निगाह में नहीं है और आज भी कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ेंगे वो सामान्य उपभोक्ता, सामान्य जो बैंक खाता धारक है, सामान्य नागरिक जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं। अगर 10 मैंने एक भी 2000 रुपए के नोट है तो उसको बैंक में लाइन में लगना है और जाकर के उसको बदलवाना, अगर वो बदलना चाहता है तो। मतलब अजीब सी स्थिति आपने बना दी जिसका कोई लाभ नहीं, कोई जनहित नहीं, कहीं कुछ नहीं। और सोचिए कि उन लोगों, उन एनआरआई की क्या स्थिति होगी, या उन भारतीय नागरिकों का जो विदेश में रह रहा है। ये आम टेंडेंसी है, हर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मैंने देखा है कि जो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ भारतीय, जो यहाँ के रहने वाले हैं, भारतीय मुद्रा अपनी जेब में रख लेते हैं। 2000 रुपए के नोट भी उन लोगों के पास अगर होता है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी कि ये पैसा करें क्या, वो कैसे इसको बदले, वो क्या करें। और 2 साल में, मतलब ये कैसी सरकार है कि अपने मैंने लगातार 9 साल के भीतर 2-2 बार अपने मुद्रा को बाजार से बाहर कर दिया। 6.5 साल में सर, मतलब वही 6.5 साल के भीतर 2016 और 2023। मतलब एक कौन सा राजनीतिक निर्णय है आपका, कौन सा आर्थिक निर्णय है, क्या इसे आप हासिल करना चाहते हैं? और बिल्कुल आपने सही बात कही कि अगर वह देश अपने रुपए का मूल्य का आदर नहीं करता तो दुनिया के लोग क्या करेंगे? मैं आपको घटना बताऊं, मैं युगांडा गया हुआ था। जब वहां से निकलना था मुझे, तो वहां के मेरे होटल वाले ने मुझसे कहा कि जो मुद्रा यहाँ की है उसको यहीं बदल लीजिए या फिर काम नहीं आएगी आपको कहीं भी। हमने उससे कहा कि यार मांगे दोबारा मुझे आना पड़ा तो कहीं पता नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी, इसलिए आप अभी से इसको दे करके अपना डॉलर जो भी लेना आप ले लीजिए। यह कई साल पहले की बात है, लेकिन सोचिए कि मतलब आप उस कैटेगरी हमको कहाँ लाके खड़ा कर दिया आपने। और नेपाल क्या बात कर रहे थे दिनेश जी, ये प्रतिबंध लगा रहा, लेकिन वहां बाकायदे धड़ल्ले से 500 और 1000 और 2000 रुपए के नोट चलते रहे, कभी रोक टोक नहीं रही। और लोग अपनी सहूल, क्योंकि लोगों का आना जाना बहुत था यहाँ, मानो वहां के लोगों का यहाँ पासपोर्ट वहां लगता नहीं है, वीजा की जरूरत नहीं होती है। अब आपके पास अब वोटर आईडी कार्ड है, वो आपके लिए पर्याप्त वहां आने जाने के लिए, घूमने के लिए। लेकिन सही कहा, लेकिन इन निर्णयों से वह स्थितियां भी प्रभावित होती है। विदेशों में भी हमारी प्रतिष्ठा घटती है, हमारे रुपए का, हमारे मुद्रा का अवमूल्यन होता है, उसका सम्मान घटता है और एक अलग तरह की धारणा लोगों के मन में पैदा होती है। मेरा मानना है कि इस निर्णय से यह न तो जनहित में है, न तो यह राष्ट्रहित में है, न तो यह अर्थहित में है। हो सकता है कि परसेप्शन बिल्डिंग की आपकी कोशिश हो, उससे कोई आपको फायदा मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें भी कोई फायदा होने वाला। जी। जी।